आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड सीजर्स पे। ठीक है, एंड सीजर की टाइप्स देखेंगे हम इसमें। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ब्रेन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो ये नाम से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से ही नहीं होती, वायरस की वजह से भी हो सकती है, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। बट हम पर्टिकुलरली इस टाइम पे जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस काज करवाता है उसको। मेनिंजीज बेसिकली, मेनिंजीज क्या होती है? मेनिंजीज हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में उसको पूरे को जो है वो कवर अप करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम मेनिंजीज बोलते हैं। तो उस मेनिंजीज जो लेयर है उसकी इंफ्लेमेशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और इस मेनिंजाइटिस की वजह से होता क्या है? जब मेनिंजाइटिस हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड पोटेंशियल ब्रेन डैमेज। ठीक है, उसकी वजह से क्या है? ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है। ये जो मेनिंजाइटिस होती है ये भी बेसिकली न्यूरोलॉजिक इमरजेंसीज में आती है। ठीक है, इमरजेंसीज का मतलब क्या है कि इसको क्विक एंड जो है वो प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसमें जो है वो रिकग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट जो होती है, वो प्रॉम्प्ट रिकग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट जो होती है वो हमारा इसमें गोल होता है कि हमने इसको एज सुन एज पॉसिबल डायग्नोज करना है, और डायग्नोज करने के बाद हमने उसको जो है वो ट्रीटमेंट करनी है उसकी। ठीक है। कैन cause permanent neurological deficit or the death। इवन सम केसेस में अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया और जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? सीजर होता है, सेप्सिस हो सकता है, बाकी और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इस वजह से हमने परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज या डेफिसिट और डेथ को प्रिवेंट करना होता है। ये हमारा टास्क होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में। अच्छा जी, ये तो हम बात कर रहे थे। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि मेनिंजीज जो है वो क्या होती है। ठीक है, और नॉर्मल किस तरह की नजर आती है, और इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है। तो ये हमारा ब्रेन है, इसके ब्रेन के सराउंडिंग में ये बोन से जस्ट बिलो, जैसे ही स्कल की बोन स्किन है, स्किन के नीचे क्या है? स्कल बोन है ये वाली। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? मेनिंजीज है, जो कि आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको मेनिंजीज को हम जो है वो फिर फर्दर जो है इसको डिवाइड करते हैं। इसकी थ्री लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड स्पेस या एरेक्नॉइड मैटर जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर एरेक्नॉइड स्पेस होती है, और उसी के अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है। जब हम सीएसएफ टैपिंग करते हैं या जब एलपी करते हैं, लंबर पंचर, तो वो बेसिकली हम एरेक्नॉइड स्पेस में से फ्लूइड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, और मोस्ट इनर लेयर क्या होती है? पाई मैटर होती है। ठीक है, तो इस पूरी इन तीनों लेयर्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली मेनिंजीज की यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और इस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अच्छा जी। इसके कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हम पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन के दौरान भी देखा था कि ये सिर्फ जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो सकती, किसी फंगस की वजह से, किसी जो है वो वायरस की वजह से भी हो सकती है। बट वी आर स्टडिंग पर्टिकुलरली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मेनिंजाइटिस काज करवाते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस काज करवाती हैं। ठीक है, तो उनमें न्यूनेट्स में जो होता है वो ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस एंड इकोलाई। ठीक है, ये बेसिकली थ्रॉट के इन्फेक्शन काज करवाते होते हैं, और ये बच्चों में थ्रॉट से जब जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, ब्रेन की तरफ चला जाता है, तो ये मेनिंजाइटिस भी काज करवा देते हैं। इसी तरह नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ये भी जो है मेनिंजाइटिस काज करवाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है, ये भी जो है वो चेस्ट का, थ्रोट का, गले का इन्फेक्शन काज करवाता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन में जब बच्चों में प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, या जो है वो एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस होती है किसी में, ठीक है, जो है वो क्या कह सकते हैं, सूटेबल, या जो है वो जिन ड्रग्स से जो है वो
सेंसिटिव होता है बैक्टीरिया, वो वाली ड्रग्स ना चलाई जाएं, गलत एंटीबायोटिक दिए जा रहे हों और जो है वो इन्फेक्शन ट्रीट ना हो, तो ये इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन में स्प्रेड कर जाते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अच्छा, कौन बताएगा आप में से, हिना एंड वोमा, कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हमने रिसेंटली पढ़ा है, ये कौन सा इन्फेक्शन काज करवाता है? अच्छा, अडल्ट्स में जो है वो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो है, ये वही वाला जो चिल्ड्रन में काज करवा रहा होता है, वो अडल्ट्स में भी मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है। ठीक है, ये थे हमारे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस काज करवाते हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेनिंजाइटिस किस तरह से चेंज करता है। बैक्टीरिया इंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, वहां से वो क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, हमारे ब्लड और ब्रेन के दरमियान में एक बैरियर होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ चीजों को जो है वो वहां से जाने देती है ब्रेन तक, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल होती है उनकी परमिएबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब उनके दरमियान में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर, वो बड़े हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता होता हूँ कि हाँ, अभी जैसे सर्दियां आने वाली हैं, ठीक है, तो हम स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, स्वेटर के अंदर अगर उसको नॉर्मली हम स्वेटर को जो है वो पहना हुआ हो तो वो उसके पोर्स हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं थोड़ा सा, अगर कभी खींच के देखिएगा किसी मोटे कपड़े को, तो उसके दरमियान में से पोर्स की स्पेस नजर आनी शुरू हो जाती है हमें। ठीक है, हमें नजर आ रहा होता है इसके दरमियान में पोर्स है और वो उनमें से लाइट भी गुजर रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल है, ये भी जस्ट लाइक इसी तरह ही होती है। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब वो फैलता है, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल का ल्यूमन फैलता है, तो उसके दरमियान में जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और उन पोर्स बड़े होने की वजह से वहां से जो है वो ब्लड के अंदर से जो चीजें नॉर्मली नहीं गुजर रही होती, वो इन्फेक्शन के दौरान जो है वो परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, उसके दरमियान में पोर्स के बड़े हो जाने की वजह से वो सारी चीजें वहां से गुजर रही होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन के दौरान जब वहां पे जो है सारा जो ब्लड के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो गुजरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, उसके साथ साथ वाटर कंटेंट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं वो गुजरना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल एडीमा हो जाता है। ठीक है, सेरेब्रल एडीमा की साइंस अब आपको समझ आई कि किस तरह से हुआ। इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ गई, उसके पोर्स बड़े हो गए, जो नॉर्मली उसमें से प्लाज्मा और ब्लड सेल नहीं गुजर रहे थे वो अब गुजरना शुरू हो गए, और वो गुजर के ब्रेन की स्पेस जो है वो उसके अंदर जमा होना शुरू हो गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेरेब्रल एडीमा हो जाएगा, क्योंकि वाटर वहां पे जा रहा है, वहां पे अकोमुलेट हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरह से जब सेरेब्रल एडीमा होगा तो हम जैसे कि हमें पता है हमारा ब्रेन कवर्ड बाय स्कल है। ठीक है, स्कल की जो बोन्स हैं उनसे कवर्ड हुआ हुआ है। अब जब जब किसी चीज को बाहर फैलने की जगह नहीं मिलती, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है, जब कोई चीज एक बंद कैविटी के अंदर जो है वो होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन, ठीक है, वो ब्रेन जो है वो हमारा बोन्स की कैविटी के अंदर टाइटली पैक किया हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी तो इन्फ्लेमेशन की गुंजाइश होती है। ठीक है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाती है, एडिमा ज्यादा हो जाता है, तो अल्टीमेटली बोन्स के साथ टच करता है जाके हमारी जो मेनिंजेस होती है, और मजीद जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पाती, और उस एक्सपेंशन ना होने की वजह से अंदर जो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं कि आईसीपी रेज हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आप लोगों ने शायद हॉस्पिटल में कभी देखा हो, कुछ पेशेंट्स को आईसीपी रिलीज करने के लिए हम लोग के वीपी शंटिंग करते हैं। कुछ पेशेंट की जिनकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है, उनकी स्कल की बोन ही रिमूव कर दी जाती है जहां पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही हो, ताकि ब्रेन को एक्सपैंड करने का जो है वो जगह मिल सके। ठीक है, जिसको हम डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी कहते हैं। तो आईसीपी रेज होने की वजह से फिर क्या हुआ, डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कितना ज्यादा होता है उसमें अंदर प्रेशर, जितना ज्यादा होगा उतना ब्लड वेसल्स पे भी तो प्रेशर ज्यादा होगा ना। वो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, ब्लड वेसल जो है वो उस तरह से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगी
जैसे वो नॉर्मली करती हैं। तो इस तरह से ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और पॉसिबली ब्रेन हर्निएशन भी हो सकती है। ठीक है, हर्निएशन का क्या मतलब है कि ब्रेन का कोई पार्ट स्लिप करके किसी और जगह पे जा सकता है। अब और जगह हमारे पास क्या है, ठीक है, इवन जो है वो कल का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें तो कंजेनिटली होती है। ठीक है, इसमें इस नॉर्मल कंडीशन में जिनमें मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से हर्निएशन होती है, तो वो अगर हम स्पेस देखें तो वो हमारे पास स्पेस नीचे की तरफ जो है वो हमारी जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही होती है उस तरफ को प्रोट्रूड कर सकता है ब्रेन। ठीक है, या इवन सिवियर केसेस में जो है वो मतलब आई की तरफ, इंट्राओकुलर स्पेस की तरफ जो है वो प्रोट्रूड कर सकता है, तो इसको हम ब्रेन हर्निएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सिवियर केसेस में पैथोफिजियोलॉजी चेंज, फिजियोलॉजी जो है चेंज होकर पैथोफिजियोलॉजी हो जाती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसमें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। ठीक है, सबसे पहले तो इन्फेक्शन हुआ तो फीवर होगा। ठीक है, इरिटेबिलिटी होगी, हेडेक एंड वोमिटिंग होगी। ठीक है, बच्चों में अगर वॉमिटिंग है और जो है वो इरिटेबल है बच्चे, तो ये जो है वो हो सकता है कि मेनिंजाइटिस का साइन हो। ठीक है, तो इसको नॉर्मल नहीं लेना होता है इन्फेंट्स में और चाइल्ड में कि अगर इन्फेंट जो है वो वॉमिट कर रहा है और बहुत ज्यादा इरिटेबल है और साथ में फीवर भी है। ठीक है, नेक्ट्यूरल या न्यूकल रिजिडिटी, जिसको जो है वो नेक रिजिडिटी भी बोलते हैं या नेक स्टिफनेस भी बोलते हैं, ये जो है वो क्लासिकल साइन होता है कि मेनिंजाइटिस है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए हम दो साइंस यूज करते हैं, जिसका एक का नाम है कर्निंग साइन, दूसरे को ब्रोडजिन्स्की साइन बोलते हैं। ठीक है, इसकी आगे हम पिक्चर में देखेंगे कि दोनों साइन किस तरह जो है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या सिम्टम्स होते हैं, सीजर्स भी हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का क्या मतलब होता है, लाइट से डरना, मतलब लाइट चलेगी तो जो है वो बेबी या वो पर्सन जो है जो मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाएगा, आईज ओपन ही नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा उसको फोटो सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, बल्जिंग ऑफ द फोंटानिल इन इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट्स में क्योंकि जो फोंटानिल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो जब हम फोंटानिल्स को ऑब्जर्व करते हैं या उसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें बल्जिंग नजर आती है। बल्जिंग का क्या मतलब होता है, बाहर की तरफ निकले हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, बल्ब की तरह का ये मतलब जो है वो बाहर की तरफ जो है वो फैले हुए नजर आएंगे हमें, ऊपर सर से ऊपर जो है स्किन हमें उठी हुई बम्प की तरह नजर आएगी। ठीक है, या फील होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है मेनिंजाइटिस की वजह से। अभी हम बात करते हैं इसमें कि ये कर्निंग साइन और ब्रोडजिन्स्की साइन जो है वो किस किस तरह हम चेक करते हैं। ठीक है, कर्निंग साइन में बेसिकली पेशेंट को स्ट्रेट लेटा के उसकी जो है वो लेग को जो है वो 90 डिग्री जब हम फ्लेक्स करते हैं तो उसको बैक में सिवियर पेन होती है। ठीक है, और जो है वो ब्रोडजिन्स्की साइन में हम नेक को जो है वो ऊपर, पहले पेशेंट को स्ट्रेट लेटाते हैं, उसके बाद जो है वो उसकी नेक को जो है वो हम हाथ से पकड़ के नीचे से सपोर्ट करके उसकी चेस्ट की तरफ वो उसको जो है फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, फ्लेक्स करके उसको जो है वो हम उसकी चेस्ट के साथ, उसकी चिन जो होती है उसको उसकी चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो है वो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होती है और जो है वो पेशेंट अपनी दोनों लेग्स को जो होता है वो फ्लेक्स कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है क्लासिकल साइन होते हैं मेनिंजाइटिस में। कौन कौन से, एक तो नेक स्टिफनेस होगी और दूसरे ये दोनों साइन जो है, इनमें से कोई एक साइन या दोनों इवन जो है वो हम चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है वो पेशेंट मेनिंजाइटिस का पेशेंट है। अच्छा जी, डायग्नोस्टिक हमारे पास एवेल्युएशन क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हमने साइंस की बात कर ली थी। साइंस से हमें जो है वो ये तो पता चल जाता है ब्रोडजिन्स्की साइन से, कर्निंग साइन से, कि इट्स अ सस्पेक्टेड केस ऑफ मेनिंजाइटिस। लेकिन जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा जो है वो लैब टेस्ट या इस तरह कोई एमआरआई, सीटी स्कैन, इस तरह की चीजों से कंफर्म किया जाता है। सिर्फ जो है वो साइन एंड सिम्टम का जो है वो ऑब्जर्वेटरी जो
असेसमेंट होती है, सिर्फ उस पे डायग्नोज नहीं बनता, कंफर्म डायग्नोज, ठीक है। तो एवेल्युएशन के लिए या कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, एलपी करते हैं, ठीक है। एलपी में हमें किस तरह की फाइंडिंग मिलती है, लंबर पंचर में। लंबर पंच नॉर्मली जो है वो सीएसएफ फ्लूइड किस कलर का होता है, कौन बताएगा? देखा है कभी आप लोगों ने सीएसएफ फ्लूइड या एलपी करवाई है कभी? सर ट्रांसपेरेंट सा होता है। यस, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और स्टिकी सा होता है, ठीक है। लेकिन जो है वो कलरलेस होता है, जस्ट लाइक अ वाटर। वाटर जैसे कलरलेस होता है, इसी तरह जो है वो एलपी का जो सीएसएफ फ्लूइड हम निकालते हैं वो भी कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसमें मेनिंजाइटिस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमें किस कलर का नजर आएगा, क्लाउडी नजर आएगा, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, फिर जब ये तो हमें ऑब्जर्वेटरी फाइंडिंग में जो है वो पता चल जाता है कि क्लाउडी है, फिर हम उसको लैब में भिजवाते हैं, तो लैब वाले जो है वो हमें उसके एनालाइज करके जो है वो बताते हैं कि इसमें प्रोटीन ज्यादा है, ग्लूकोज लेवल कम है और WBC हाई है। दीज आर द कंफर्मेटरी साइंस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अच्छा, इसके बाद जो है वो ब्लड कल्चर हम करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। यहाँ पे एलपी में भी जो है वो सिर्फ हम ये चीजें नहीं देखते हैं कि प्रोटीन हाई है और ग्लूकोज लो है और WBC हाई है, इसके अलावा हम सीएसएफ फ्लूइड का भी कल्चर करते हैं और ब्लड का भी कल्चर करते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से वाला बैक्टीरिया है। जैसे कि हमने बात की थी, ये स्ट्रेप्टोकोकस टाइप बी से भी हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से भी हो सकता है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस से भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें कंफर्म करना जरूरी होता है कि कौन से वाला बैक्टीरिया है, ताकि हम एक तो कंफर्म करना होता है, दूसरा कल्चर जो है वो हमें ये बताता है कि रेजिस्टेंट तो नहीं है किसी एंटीबायोटिक से। ऐसा नहीं हो कि हम उसको वो वाली एंटीबायोटिक चला रहे हो जिससे उसका बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो, तो रेजिस्टेंट वाली एंटीबायोटिक देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से कल्चर करवाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम और क्या करवाते हैं, सीटी स्कैन एंड MRI फॉर द कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि ओडीमा कितना है, ठीक है, एब्सिस तो नहीं बना हुआ अंदर, ठीक है। ओडीमा अगर ज्यादा है तो उसको जो है फिर हमें VP शंटिंग या जो है वो किसी और इंटरवेंशन के थ्रू जो है वो उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई हम कॉम्प्लिकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, सीटी स्कैन और MRI भी करवाते हैं। अच्छा, एलपी जो होता है वो अवॉइड करना होता है अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हो, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई होने के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, कौन बताएगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई होने के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई है? बीपी आया होगा। ओके, और अच्छा, इसके लिए ना हम एक टर्म यूज करते होते हैं जिसको हम लोग बोलते होते हैं कुशिंग ट्रेड्स, ठीक है। कुशिंग ट्रेड्स जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, बीपी हमें हाई मिलेगा, पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो हमें कम मिलेगा, और जो है वो रेस्पिरेशन इरेगुलर होगी, ठीक है। तो इन तीन फाइंडिंग्स को मिला के हम जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कुशिंग ट्रेड्स, ठीक है। इसमें अगर इसको सिंपल सिंपल बात करें तो सिंपल सिंपल ये होगी कि हाइपरटेंसिव होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। ये जो है वो क्लासिक साइन है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट का जो बेस लाइन, हम क्यों न्यूरो के पेशेंट का एवरी आवरली जो है वो हम उनका GCS चेक कर रहे होते हैं, वो हम बेस लाइन से फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन वर्स तो नहीं हो रही, उसका GCS ड्रॉप तो नहीं हो रहा। GCS भी ड्रॉप करेगा इस केस में जब जैसे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। तो ये 3-4 फाइंडिंग से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें एलपी अवॉइड करनी होती है, कंट्राइंडिकेटेड होती है। जो है वो जितना हो सके अवॉइड करो, कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं कह सकते लेकिन अवॉइड करनी होती है। जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें नर्सिंग प्रायोरिटीज हमारी क्या होती हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जी बोलें। CVP रेज होगा या
सीवीपी का रोल होगा इसमें? सीवीपी जो है वो समथिंग डिफरेंट, वो क्या होता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, ठीक है। वो जो है वो हमारी वेसल्स का प्रेशर होता है। हम यहाँ पे आईसीपी की बात कर रहे हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर की, ठीक है। ओके सर। लेकिन इसके साथ जो है वो इसका कनेक्शन होता है, जितना हमारा सीवीपी या जो है हाइपरटेंशन जितना ज्यादा होता है उतना जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नर्सिंग प्रायोरिटीज हमारी इस केस में क्या होगी, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड हो या कंफर्म हो शुड बी ऑन ड्रॉपलेट आइसोलेशन अंटिल अनलेस के 24 आवर्स ऑफ एंटीबायोटिक कोर्स ना हो जाए, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनाते हैं, वो आपको जो है वो बताएगा कि सस्पेक्टेड केस ऑफ, क्वेश्चन बनाएगा इस तरह से कि सस्पेक्टेड केस ऑफ जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, आपके पास ईआर में प्रेजेंट हुआ है, तो एज ए नर्स व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट एक्शन आपका ये होना चाहिए, आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है। अगर पेशेंट के बाद पर एबीसी ठीक है, एबीसी के बाद जो है या एबीसी उसने दी ही नहीं है आपको उसमें, उस केस में, तो आपका फर्स्ट एक्शन ये होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो सेफ्टी किस तरह से होगी, क्योंकि सस्पेक्टेड केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस लग रहा है, तो आपने उसको आइसोलेशन पे डालना है ताकि आप खुद भी प्रिवेंट कर सकें मेनिंजाइटिस होने से, अपने आप को भी, और बाकी पेशेंट्स भी, आपका बाकी पूरा यूनिट जो ईआर है या आपका कोई भी यूनिट है उसको भी आप प्रिवेंट कर सकें। ऐसा ना हो कि एक केस ऑफ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस था, जब तक आपने कंफर्म किया हमने उसको ड्रॉपलेट से नहीं डाला, 2-3 पेशेंट और एक्सपोज हो गए, इवन हमारे 1-2 स्टाफ भी एक्सपोज हो गए, तो वो जो है वो सेफ्टी ब्रीच हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले उसको ड्रॉपलेट आइसोलेशन पे डालना है। कितनी देर के लिए डालना है ये भी क्वेश्चन बनता होता है कि पेशेंट के पेरेंट्स जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो है वो हम जो है वो इस बेबी को जो है वो लेके जा सकते हैं घर पे, या इवन जो है वो ये पूछ सकते हैं कि कितनी देर के बाद हम इसको जो है वो स्कूल भेज सकते हैं, या कितनी टाइम के बाद जो है वो इस बेबी को जो है वो हम नर्सरी में भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने उनको जो है वो एजुकेट करके भेजना है कि जब आपके बेबी को या पेशेंट को जो है या क्लाइंट को 24 आवर्स ऑफ एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो है वो हम ड्रॉपलेट आइसोलेशन खत्म कर देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स की सिर्फ एंटीबायोटिक देनी है, कोर्स कंप्लीट करना है आपने, लेकिन ड्रॉपलेट आइसोलेशन खत्म हो जाएंगे जब 24 आवर एंटीबायोटिक मिल जाएंगे उस पेशेंट को, ठीक है। मॉनिटर फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड आईसीपी, ठीक है, ये एज ए नर्स हमने करना होता है, जो कि हमने बात की है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम किस तरह से चेक करते हैं, जीसीएस से चेक करते हैं, ठीक है। और आईसीपी हम किस तरह से देख रहे होते हैं, ये जीसीएस ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, और साथ में कुशन प्लेट मतलब पेशेंट के वाइटल साइंस देख रहे होते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या करना होता है, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखना होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। जितना बेड नीचे रहेगा, ठीक है, जितना पेशेंट जो है वो स्ट्रेट लेटेगा, ठीक है, उतना ही आईसीपी बढ़ेगा। आईसीपी कैसे बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा आएगी ब्रेन की तरफ, और उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर, जो हमारी कैपिलरीज और ब्लड वेसल है ब्रेन की, उनमें प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से आईसीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन पेशेंट को हमने सेमी फॉलोअर या हाई फॉलोअर पोजीशन में मोर देन 30 डिग्री से ज्यादा की पोजीशन पे रखना होता है हेड साइड को। अवॉइड नेक फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होती है, फ्लेक्शन होती है टूवर्ड द जॉइंट, ठीक है, मूवमेंट किसी के जॉइंट में जो है वो फ्लेक्शन हम बोलते हैं, टूवर्ड द जॉइंट मूवमेंट जो होती है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और एक्सटेंशन बोलते हैं अवे फ्रॉम द जॉइंट। जैसे कि मैं अगर अपनी लेग को जो है वो नीचे चेस्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये जो जॉइंट्स हैं मेरे वर्टिब्रल जॉइंट है वो टूवर्ड द जॉइंट मूव हो रही है, ठीक है। और अगर मैं हेड को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ अपनी बैक की तरफ, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें हमने अवॉइड करनी होती है नेक फ्लेक्शन। क्यों अवॉइड करनी होती है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इस पेशेंट को नेक रिजिडिटी या नेक स्टिफनेस हुई होती है, जितना वो
नेक को जो है वो आगे की तरफ मूव करता है चेस्ट की तरफ, उसको उतनी ज्यादा पेन होती है, और पेन जो है वो एट सेल्फ बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे वाइटल साइंस को डिस्टर्ब कर देती है। तो हमने पेन फ्री रखने के लिए और पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए हमने इसको अवॉइड करना है नेक फ्लेक्शन के लिए। अच्छा, रिड्यूस करना होता है हमने इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है लाइट, ठीक है, डिम लाइट रखनी होती है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, फोटोफोबिया है। फोटोफोबिया मतलब लाइट से सेंसिटिव है, लाइट से इरिटेबल होता है, लाइट से जो है वो सेंसिटिविटी है पेशेंट को, ठीक है, इस कंडीशन में। तो इस वजह से डिम लाइट और क्वाइट एनवायरनमेंट रखना होता है पेशेंट को काम रखने के लिए। अच्छा जी, मेडिकल मैनेजमेंट इसमें क्या की जाएगी? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पढ़ रही हैं तो एंटीबायोटिक तो चलेंगी, ठीक है, एंटीबायोटिक के बगैर तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलेंगी, ठीक है, जब तक के अंटिल कल्चर के रिजल्ट नहीं आ जाते, ठीक है। अच्छा, एक इसमें ये भी एमसीक्यू बनते होते हैं कि वो कहते हैं कि आपके पास वो इंटरवेंशन देते हैं आपको कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है पेशेंट का एलपी करना है, पेशेंट का ब्लड कल्चर लेना है और उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है एडमिनिस्टर करनी है। तो आप कौन सा काम पहले करोगे, कौन बताएगा? सर पहले कल्चर्स लेंगे। यस, कल्चर शुड बी जो है वो आपने पहले लेनी है और एंटीबायोटिक बाद में लेनी है, ठीक है। तो ये जो है वो एनक्लिक्स पे इस पे बनाता है क्या कहते हैं एमसीक्यू। तो ये याद रखना कि हमेशा हमने पहले जो है वो पेशेंट के कल्चर भेजने हैं फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देने से पहले। अगर हम पहले एंटीबायोटिक दे देंगे और बाद में कल्चर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक ने जाके बैक्टीरिया उसको किल करना शुरू कर दिया, तो हमें नॉर्मल रिजल्ट उसमें जो सही रिजल्ट आने चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे कल्चर्स में, ठीक है। तो कोई भी कल्चर, सिर्फ मेनिंजाइटिस में नहीं, कहीं पे भी ब्लड कल्चर की बात आती है, यूरिन कल्चर की बात आती है, स्पूटम कल्चर की बात आती है, सीएसएफ कल्चर की बात आती है, ठीक है। ड्रेन कहीं से जो है वो ड्रेनेज हो रही है, पेशेंट को पस है, ठीक है, उसका कल्चर लेना है, तो वो हमेशा हमने पहले कल्चर लेना है, बाद में एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी है। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी होती है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके अलावा एंटीपायराइटिक एंड फ्लूइड्स फॉर द कंफर्ट, ठीक है। और इसके अलावा एंटी कन्वल्सिव देने होते हैं फॉर द सीजर कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे सीजर भी हो सकते हैं पेशेंट को। तो दैट्स वाई हमने जो है वो एंटी कन्वल्सिव जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली सवेयर केसेस में देते हैं, ठीक है। एंटी कन्वल्सिव कौन से होते हैं हमारे पास, हमने कल पढ़े थे, कौन बताएगा क्या क्या नाम किस किस नाम से आते हैं? एक बता दो या दो बता दो कोई। जो हम एपिलेप्सी में या सीजर में, सीजर वाली जो मेडिकेशन होती हैं उनको हम एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास वेलपोरिक एसिड, ठीक है। डायज़ेपाम आप सही बता रहे हैं, लेकिन वो एंटी कन्वल्सिव में नहीं आती, ठीक है। वो जो है वो जब सीजर हो रही हो तो सीजर में जो है वो फर्स्ट चॉइस जो होती है हमारी सीजर को कंट्रोल करने के लिए या उस नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को रोकने के लिए वो लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम ये वाले होते हैं, वो सेडेटिव में और जो है वो सेडेटिव की कैटेगरी में आ जाते हैं, एंटी कन्वल्सिव में नहीं आते। एंटी कन्वल्सिव में हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में एपीवाल आता है, ठीक है, फेनाटाइन आती है, ठीक है, और एक लेरेक्स के नाम से शायद एक आता होता था, ठीक है। तो ये जो है वो सारे, हाँ जी लेरेस, ठीक है, ये जो है ये सारे हमारे एंटी कन्वल्सिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने ये देने होते हैं प्रोफाइलैक्टिकली प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, ठीक है। सीजर्स हम पढ़ के हैं, हाइड्रोसेफलस हो सकता है, मतलब क्या हाइड्रोसेफलस का मतलब है ब्रेन में कॉम्बिनेशन होगी है सीएसएफ की, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन हेड का साइज भी बच्चों में बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। हियरिंग लॉस हो सकती है अगर जो है वो क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाए। क्रेनियल नर्व जो एट्थ है जिसको वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व भी बोलते हैं हम, ठीक है, अगर वो डैमेज हो जाए क्रेनियल नर्व 8 तो हियरिंग लॉस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है कॉन्जेनिटल कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेप्टिसीमिया और डीआईसी। डीआईसी क्या होता है?
डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डायग्नोज, ठीक है। ये जो है वो हमने पता नहीं पढ़ लिया आप लोगों ने कि नहीं। ये जो है वो सेप्सिस के पेशेंट में, ठीक है, और जिन पेशेंट्स को जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ होता है उन पेशेंट्स में, और जो है इसके अलावा एक्लैम्सिया या प्री एक्लैम्सिया के पेशेंट्स में, उनमें DICA जो है वो एज ए कॉम्प्लिकेशन के तौर पे होता है। ये बेसिकली होता है क्या है इसमें हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सारे जो है वो क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं। वो इतने ज्यादा क्लॉट बनाते हैं कि जो है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं क्लॉट बन के, ठीक है। तो एक तो इसमें पहले क्या होगा, पहले तो क्लॉट कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अब वो क्लॉट अगर मूव कर गया ब्रेन की तरफ तो जो है वो स्ट्रोक हो सकता है। अगर हार्ट की सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो जी, अभी आ रही? कहाँ पे खत्म हो गई थी वॉइस, थोड़ी सी मुझे बताएंगे। अभी 5 सेकंड 10 सेकंड में अब आ गई वापस। ओके जी, हम DIC पे बात कर रहे थे। तो DIC में हम बात कर रहे थे कि ये सेप्सिस की कॉम्प्लिकेशन या जो है एक्लैम्सिया या प्री एक्लैम्सिया की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे, या फिर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ये डायग्नोज आता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन K और जितने भी सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये इतने ज्यादा आपस में मिल के अब नॉर्मली क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। और पहले हमें ये इसमें दो चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। पहले एक चीज आती है कि क्लॉट बनते हैं, और इतने ज्यादा क्लॉट बनते हैं कि सारे जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है वो सारे खत्म हो जाते हैं। जब क्लॉटिंग फैक्टर ही खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ब्लीडिंग होने से पहले जो क्लॉट बने थे वो क्लॉट ट्रेवल कर सकते हैं, वो MI काज करवा सकते हैं, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करवा सकते हैं, वो स्ट्रोक काज करवा सकते हैं, इवन वो जो है लेग्स में जाके DVT काज करवा सकते हैं। तो ये सारे पहले ये वाले सिम्टम आएंगे क्लॉट फॉर्मेशन वाले, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो है वो हमें ब्लीडिंग करना शुरू कर देगा पेशेंट, ठीक है। दांतों में से गम्स ब्लीड होना शुरू हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लीड होना शुरू हो जाएगा, GI ब्लीड, ठीक है, नेजल ब्लीड, ये सारा हो जाए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे क्लॉटिंग फैक्टर ही खत्म हो गए हैं। तो ये बड़ा डेंजरस डायग्नोज होता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस का अगर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि हमने इसमें भी बात की थी कि इसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेप्टोकोकस भी था, ठीक है। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस से मेनिंजाइटिस हो रही है तो DIC भी काज हो सकता है। तो दैट्स व्हाई कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है हमें। क्लियर? यस सर। हेलो, ओके। अच्छा जी, प्रिवेंशन के तौर पे हमने क्या करना है कि ऐसा क्या हो कि हमें जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो ही ना, ठीक है। तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन करवानी है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन, जो कि इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनकी इम्यूनाइजेशन, जिसमें पहले क्या था HIV, ठीक है। HIV कौन की फुल फॉर्म क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B जो इन्फेक्शन था उसकी वैक्सीन करवानी है ताकि वो इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद न्यूमोकोकल कंजुगेट, ठीक है। ये काफी सारे स्ट्रेन जो होते हैं न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के, उनके लिए ये वैक्सीन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है मेनिंजियोकोकल जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वैक्सीन करवानी है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी बेबी या जो है वो चाइल्ड जो है वो हमारा एयर या साइनस इन्फेक्शन के साथ है तो उसको नॉर्मली नहीं लेना, उसको जो है वो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट या जो है वो इमीडिएट जो है वो डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्टेशन करके उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी है ताकि वो कॉम्प्लिकेशन के तौर पर मेनिंजाइटिस काज ना करवाए। तो ये सारी हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स होंगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए। अब सेकंड टॉपिक हमारा है सीजर्स, ठीक है। सीजर क्या होता है, सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से या इलेक्ट्रिक करंट
के थ्रू जो है वो मैसेज ट्रांसफर कर रहा होता है, जितनी मूवमेंट हो रही होती है, जितनी सेंसरी या मोटर दोनों जो काम हो रहे होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कहीं पे भी ब्रेन में अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ठीक है, किसी भी अननोन रीजन की वजह से, किसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, मल्टीपल रीजन होती हैं, इसकी फीवर की वजह से हो सकता है, ठीक है। इन सारी रीजन की वजह से अगर अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ तो अब नॉर्मल मूवमेंट भी होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन सारी बॉडी के जितनी भी मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरह का अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा उस तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है, या उस तरह का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सीजर्स, ठीक है। मे कॉज चेंजेस इन द बिहेवियर, ठीक है, वो जिस एरिया में मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मल डिस्चार्ज हुआ है, वो एरिया किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, मतलब किस बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, उस तरह के हमें सिम्टम्स आएंगे। अगर वो बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है तो बिहेवियर वाले सिम्टम आएंगे, अगर सेंसेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व हुआ है तो सेंसेशन वाला जो है वो अबनॉर्मल होंगी, ठीक है। अगर मोटर या मूवमेंट वाला पार्ट हो रहा है तो उसमें मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और कॉन्शियसनेस भी डिस्टर्ब होगी इसमें, ठीक है। सब में नहीं होती, लेकिन कुछ सीजर्स में कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है, कुछ में नहीं होती। वो आगे हम जब इसकी टाइप्स बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो है वो मूवमेंट कौन से वाले सीजर में मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, किसमें नहीं होती, किसमें जो है वो कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होती है, किसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं होती। कैन बी सिम्टोमेटिक। अच्छा, ये दोनों तरह से हो सकते हैं। कुछ सीजर जो होते हैं वो एब्सेंट सीजर होते हैं, मतलब उसमें सिम्टम ही नहीं आते, ठीक है। वो इस तरह के सीजर होते हैं, उसमें जो है वो बहुत माइल्ड से सिम्टम आते हैं, जो कि नॉर्मली वो पर्सन आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सेकेंडरी भी हो सकता है और एट सेल्फ भी हो सकता है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे डायग्नोज की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी सीजर हो सकते हैं और एट सेल्फ भी सीजर हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन किस किन किन डायग्नोज की वजह से सीजर हो सकते हैं, जैसे कि हम मेनिंजाइटिस में पढ़ के आए हैं कि मेनिंजाइटिस की वजह की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी सीजर हो सकते हैं, ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, इवन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं और एपिलेप्सी की वजह से हो सकते हैं। ये सारे क्या है, ये इन सारी चीजों की वजह से सीजर काज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एपिलेप्सी वर्सेस सीजर, ये एपिलेप्सी और सीजर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सीजर क्या है, सिंगल इवेंट ड्यू टू द एक्यूट काज, ठीक है। और ये बेसिकली सीजर जो है वो सिर्फ एपिलेप्सी में नहीं हो सकता, किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ और किसी भी रीजन की वजह से हुआ तो उसको हम सीजर या फिट्स का नाम देते हैं। एपिलेप्सी क्या है, उसमें एक तो रिकरेंट होते हैं सीजर और अनप्रोवोक्ड होते हैं ड्यू टू द क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। ये क्रोनिक कंडीशन है, कुछ पेशेंट्स में तो ये लाइफ लॉन्ग भी चलती है, ठीक है। वो लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिकेशन खा रहे होते हैं, मेडिकेशन ले रहे होते हैं, तब जाके उनकी एपिलेप्सी कंट्रोल होती है। उनमें अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक जो है वो कंडीशन काज कर जाता है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है कि सिंगल इवेंट जो होता है उसको हम सीजर बोलते हैं, ठीक है, और सिर्फ सीजर बोलेंगे उसको, ठीक है। उसको एपिलेप्टिक सीजर नहीं बोलेंगे। जो एपिलेप्टिक सीजर होती हैं वो रिकरेंट होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है दिन में 2 दफा हो जाए, हो सकता है कि महीने में 2 दफा हो सकता है साल में 2 दफा हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इनमें बार बार हो रहे होते हैं, ठीक है। और मेडिकेशन जब तक यूज करते हैं ठीक रहते हैं, जैसे मेडिकेशन छोड़ते हैं फिर से हो जाते हैं, तो ये क्रोनिक कंडीशन होती है एपिलेप्सी जो होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसमें, अच्छा टाइप्स ऑफ सीजर देखते हैं। अच्छा, सीजर की ब्रॉड अम्ब्रेला में 2 तरह के सीजर होते हैं, जनरलाइज सीजर होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास जो है वो फोकल या जिनको पार्शियल सीजर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम इनको देखते हैं, जनरलाइज की भी टाइप देखते हैं और फोकल की भी टाइप देखते हैं। इनको आगे फिर 2 कैटेगरी से आगे डिफरेंट इनकी टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहले हम देखते हैं जनरलाइज में। जनरलाइज में क्योंकि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो बहुत
हेमिस्फेयर की होती है, ठीक है। हेमिस्फेयर का क्या मतलब होता है, आधा हिस्सा, ठीक है। मतलब लेफ्ट और राइट का जो पूरा हिस्सा है ब्रेन का, उस दोनों में ही जो है वो अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम इसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं। इसमें पूरी बॉडी ही बॉडी के मसल, बॉडी की दोनों साइड की आर्म, दोनों साइड की फीट, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसको आगे जो कैटेगराइज किया गया है, इसको 4 में कैटेगराइज किया गया है। टॉनिक क्लोनिक सीजर होते हैं, मायोक्लोनिक सीजर होते हैं, एटोनिक सीजर होते हैं और एब्सेंट सीजर होते हैं। अब टॉनिक क्लोनिक सीजर में क्या होता है, फेज ऑफ द टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक पहले टॉनिक फेज आता है, फिर क्लोनिक फेज आता है, दोनों आते हैं। टॉनिक का मतलब क्या होता है, टोन, ठीक है, टोन से निकला है, ठीक है। टोन में क्या होता है, मसल स्टिफिंग या रिजिडिटी हो जाती है, पहले मसल रिजिड होते हैं, ठीक है। और क्लोनिक फेज में क्या होता है, जर्किंग होती है, ठीक है। स्टिफ होने के बाद मसल्स जो होते हैं वो जर्क करना शुरू कर देते हैं, शेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और मसल स्पाज्म होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो पेशेंट इसमें क्या हो सकता है, लेस लूज कॉन्शियसनेस कर देता है। मतलब पेशेंट को नहीं पता होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मुझे जब सीजर हुए थे तो इस बंदे ने मुझे जो है वो हॉस्पिटल मूव किया, या किसने मेरी जो है वो मुझे जो है वो एम्बुलेंस में कैसे लेके गए, कुछ भी नहीं पता होता है पेशेंट को, ठीक है। या इवन पेशेंट को ये भी नहीं पता होता कि उस टाइम पे मैंने जो है वो यूरिन पास कर दिया था या स्टूल पास कर दिया था, ठीक है। कितनी देर के लिए मुझे सीजर हुआ था, कितनी देर के लिए मैं अनकॉन्शियस रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ भी पेशेंट को नहीं पता होता है। ये टॉनिक क्लोनिक सीजर के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, मायोक्लोनिक में क्या होता है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू इसमें इस पर बनते हैं, ठीक है। इवन ऑर्चर रिव्यू जो आप लोगों ने सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर बैंक है, सॉरी क्वेश्चन बैंक है, उसमें मैंने काफी सारे इसके एमसीक्यू देखे हैं इनकी टाइप्स पे, कि टॉनिक क्लोनिक कौन से वाला सीजर होता है, ठीक है। वो आपको पूरा सिनेरियो बताएगा कि पेशेंट जो है वो सडनली लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है, और जो है मसल्स आर स्टिफ, फर्स्ट जो है वो मसल स्टिफ हुए और उसके बाद जो है वो जर्की मूवमेंट इन हैंड्स एंड अपर आर्म्स या फिर लोअर आर्म, कोई भी इस तरह से सिनेरियो दे के आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी टाइप के जो है वो सीजर है। इवन इनको अकेले करके भी वो आपसे पूछ सकता है कि सिर्फ टॉनिक सीजर भी हो सकते हैं, कि उसमें जो है वो जर्की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ पेशेंट क्या करेगा, कॉन्शियसनेस लॉस कर देगा और जो है वो मसल उसके स्टिफ हो जाएंगे। तो ये भी एक सीजर की टाइप है। हम यहाँ पे सारी सीजर्स की टाइप नहीं पढ़ रहे, उसकी रीजन ये है कि सीजर की अभी तक की टिल डेट जो है वो मोर देन 50 टाइप्स जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। हम इसमें से जो है वो जो ज्यादा यूज होती है, जो ज्यादा जिन पे एमसीक्यूज आते हैं, जो ज्यादा कॉमन है, हम वही वाली देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे टॉनिक क्लोनिक देख रहे थे, ठीक है। टॉनिक क्लोनिक में पहले क्या होता है, मसल रिजिडिटी, और देन जो है वो मसल की जर्की या जो है वो शेकिंग ऑफ द मसल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये टॉनिक क्लोनिक हो गया। मायोक्लोनिक में क्या होगा, मायोक्लोनिक में सडन होंगे ये, ठीक है, ब्रीफ शॉक लाइक कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। शॉक लाइक कंट्रैक्शन किस तरह से होती है कि सडन कंट्रैक्शन हो जाएगी, कि सडन बाजू कंट्रैक्ट कर लेगा या हाथ कंट्रैक्ट कर लेगा या जो है वो लिम्स कंट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मसल्स की बहुत जो है वो शॉक लाइक कंट्रैक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कहीं पर बाजू लगे तो हमें एक जो है वो शॉक लाइक या बिजली का झटका जैसे लगता है, उस तरह से फील होता है, और हम फौरन से बाजू हमारा जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, हम कंट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह इस टॉनिक क्लोनिक सीजर में आउट ऑफ नो वेयर जो है वो पेशेंट एकदम से जो है वो उसका मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो एक मसल भी हो सकता है, वो बोथ साइड के भी हो सकते हैं, बाजू के हो सकते हैं, टांगों के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मायोक्लोनिक जो है वो सीजर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एटोनिक में क्या होता है, ए का मतलब होता है हमेशा एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें अब्रप्ट लॉस ऑफ मसल टोन, ठीक है, मसल की टोन जो होगी वो लॉस हो जाएगी। क्या मतलब इसका, एकदम से जो है वो पेशेंट हाथ पांव छोड़ जाएगा, जिसको अगर हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोले, हाथ पांव छोड़ जाएगा, और अगर वो खड़ा है तो वो एकदम से गिर जाएगा, और उसको कोई कंट्रैक्शन नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी मसल की जो
मूवमेंट होगी या मसल एकदम से वीक हो जाएंगे और वो जो है वो एकदम से गिर जाएगा पेशेंट, और साथ में पेशेंट कंफ्यूज होगा, ठीक है। कैन रिजल्ट इन फॉल एंड इंजरी, क्योंकि जो है वो अगर खड़ा था पेशेंट तो एकदम से गिर जाएगा, ठीक है, बैठा हुआ था तो तब भी गिर सकता है, ठीक है। इवन जो है वो नेक आर्म रूटीन में जो है वो नेक हमने जो है वो स्टेबल रखी होती है, इस केस में पेशेंट की नेक भी नीचे फॉल कर जाएगी और वो थोड़ी देर के लिए इवन जो है वो कॉन्शियसनेस भी जो है वो उसका लॉस हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसको हम जो है वो बोलते हैं एटोनिक, ठीक है, मतलब मसल की टोन ही खत्म होगी, ठीक है, एब्सेंट होगी टोन, ठीक है, या अब्रप्ट होगी। अच्छा, एब्सेंट सीजन में क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और स्टेयरिंग ऑफ इनटू द स्पेस, ठीक है। वो बैठा हुआ होगा कहीं पे और पेशेंट को कुछ नहीं याद होगा कि मैंने क्या किया या मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन वो किसी एक चीज की तरफ जो है वो कंटिन्यूस देखता रहेगा। स्टेयरिंग का क्या मतलब होता है, या इसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे कि किसी एक चीज की तरफ घूरता है, ठीक है, घूरने का वर्ड हम इसमें उर्दू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने अगर आप खड़े हैं तो आपकी मुंह की तरफ जो है वो ना आंखें झपका रहा है वो, ठीक है, कंटिन्यूस आपकी तरफ देखे जा रहा है, ठीक है, और उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। या फिर जो है वो किसी सामने कोई कप पड़ा है या कोई भी चीज पड़ी है उसकी तरफ फोकस किया हुआ है और कंटिन्यूस वो देखता जा रहा है, तो इसी वजह से इसको एब्सेंट सीजर बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही, कोई मसल लॉस नहीं हो रहा, मसल की मतलब जैसे कि एटोनिक वाले में क्या था, मसल वीक हो रहे थे, ठीक है, इसमें वो सिर्फ एक तरफ देख रहा है और उसको कुछ नहीं पता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एब्सेंट सीजर होते हैं। अब जब हम इसकी ब्रॉड टर्म्स में दूसरी टाइप जिसको हम, ये हमने सारे कौन से देख लिए, जनरलाइज सीजर देख लिए। अब फोकल या फिर पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, या फोकल का मतलब ये क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो ये जो है ये इस टाइप में कौन से सीजर आते हैं, इसमें क्यों ये फोकल होते हैं या पार्शियल होते हैं, उसकी रीजन हम देखेंगे। ये वाली कैटेगरी ये बिनाइन होते हैं इन अ पार्ट ऑफ वन हेमिस्फीयर, ठीक है, किसी एक हेमिस्फीयर में, लेफ्ट ब्रेन के स्फीयर में या राइट में, दोनों साइड पे नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से इसके सिम्टम भी जो होते हैं वो भी हमें एक साइड पे ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक साइड ब्रेन की जो है वो सिर्फ इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैं एरो सॉरी ग्रीन सर्कल बना रहा हूँ, इसमें ये जनरलाइज में देखो ब्रेन के कितने सारे पार्ट, ये वाला रेड पार्ट, ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट, दोनों साइड के कुछ कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। लेकिन इस वाले में सिर्फ ब्रेन की एक साइड का पार्ट, ठीक है, ये वाला जहाँ पे रेड बना हुआ है डॉट, ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको पार्शियल या फोकल सीजर बोलते हैं। फिर इसको दो कैटेगराइज में जो है दो कैटेगरीज इसकी बनाई गई है, एक कम्प्लेक्स वाले होते हैं और एक सिंपल वाले होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स में क्या होता है, कम्प्लेक्स में इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है, मतलब कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब सेमी कॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट या फुली अनकॉन्शियस भी हो सकता है, ठीक है। रेंज फ्रॉम कंफ्यूजन टू सिंकपी, ठीक है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है, सिंकपी भी हो सकती है पेशेंट को, और इवन नॉन रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है, मतलब कि कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है इसमें। तो यही इसका डिफरेंशिएशन है कि कॉम्प्लेक्स वाले में जो कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होती है और सिंपल वाले में नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, उसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं होगी, ना तो पेशेंट कंफ्यूज होगा, ना पेशेंट को सिंकपी होगी, ना ही जो है वो अनरिस्पॉन्सिव होगा। लेकिन सिंपल वाले में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वाले में ये इन तीनों चीजों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। मे एक्सपीरियंस ट्विचिंग, ठीक है, ट्विचिंग का क्या मतलब, उसको किसी बॉडी के एक पार्ट में जो है वो मसल जो है वो मूव, अब नॉर्मली मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है। और सेंसरी चेंजेस हो सकती हैं इसमें, जिससे कि पेशेंट को ऑटोनोमिक सिम्टम्स आ सकते हैं, पेशेंट अपनी लिप्स स्मीकिंग करी जाएगा बार बार। लिप्स स्मीकिंग का क्या मतलब होता है, मतलब अपने लिप्स के ऊपर जबान फेरना बार बार, ठीक है, या तो ये कर रहा होगा या किसी चादर को जो है वो बहुत टाइट बेड शीट को जो है वो पकड़ लेगा, ठीक है,
इस तरह की इसमें सिम्टम होते हैं, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस होता है। इसमें जो है वो पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है, उसको सब पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होता ये चीज, ठीक है। उसको पता है कि मैं ये अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहा हूँ, बाद का थोड़ा बहुत तो हम भी करते हैं, मतलब जब हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो हम अपनी टंग से जो है वो अपने लिप्स को वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बंदा बैठे बैठे कंटिन्यूस अपने लिप्स पे जबान फेरी जा रहा है, ठीक है, और या फिर आप नॉर्मल आई मूवमेंट कर रहा है, बार बार आंखें चिपका रहा है, ठीक है, या फिर जो है वो उसकी जो है वो एक आर्म या जो है वो एक जो है वो किसी भी बॉडी पार्ट के जो है वो मसल जो है वो नॉर्मली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको पता है कि ये नॉर्मल है लेकिन हो रहा है उससे, ठीक है। तो ये सिंपल होते हैं, ठीक है। सिंपल में और पार्शियल में सिर्फ यही फर्क है कि कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती सिंपल वाले में, और कॉम्प्लेक्स वाले में कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोगों ने पिक्चर ले लो, बार बार देखना है। ये एनक्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी निगलेक्ट करने वाली ये स्लाइड नहीं है, ठीक है। इसको निगलेक्ट करोगे तो हो सकता है आप काफी सारे एमसीक्यूज गलत कर दो, ठीक है। इसको बार बार देखना है, ये एक दफा देखने से नहीं आएंगे आपको, बार बार देखने से याद होंगे आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट ये स्लाइड में वही सारी पार्शियल सीजर जो है वो हम उस सारी स्लाइड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम फेब्राइल सीजर्स पढ़ते हैं जो कि उस स्लाइड में नहीं था, ठीक है। फेब्राइल सीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, फीवर में जो सीजर्स होते हैं, ठीक है, उस ये कॉमनली जो है वो चिल्ड्रन में 6 मंथ से 5 ईयर की एज वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज्यादा हो रहे होते हैं, वैसे बड़ी एज में भी हो सकते हैं। कॉमनली इस एज ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर फेब्राइल में या फीवर में, अगर ज्यादा हाई ग्रेड फीवर हो जाए तो उसमें जो है वो फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। ट्रिगर बाय रैपिड टेम्परेचर राइज, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई करता है, हाई होता है और रैपिडली हाई होता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, और उसकी वजह से इन बच्चों में या इन एज ग्रुप के लोगों में सीजर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही फीवर कम होता है या फीवर को हम रिजॉल्व करते हैं, सर पे जो है वो टेप स्पंजिंग करते हैं, ठीक है, और जो है वो हेड का टेम्परेचर डाउन करते हैं और एंटीपायरेटिक देते हैं, तो सीजर्स वगैरह रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पेशेंट के पेरेंट्स की एजुकेशन और सेफ्टी और जो है वो फीवर मैनेजमेंट, यही चीजें हमने गाइड करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग सीजर्स, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एनक्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्यूरिंग सीजर हमने क्या करना है और जो है वो सीजर्स के बाद हमने क्या करना है। ड्यूरिंग सीजर हमने जो सिर्फ काम करना होता है वो ये करना होता है, स्टे विद द पेशेंट एंड प्रोटेक्ट एयरवे, ठीक है। प्रोटेक्ट एयरवे का मतलब ये नहीं है कि सीजर एक्टिव सीजर हो रहे हैं तो हमने उसका एयरवे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देना है। इस पे एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनाता है कंफ्यूज करने के लिए एनक्लिक्स के, जब एक्टिव सीजर हो रहे हो तो हमने कुछ भी नहीं करना होता, हमने सिर्फ पेशेंट के पास रहना होता है और पेशेंट के आसपास कोई भी अगर चीज पड़ी हुई है उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। पैडिंग लगा सकते हैं हम बेड रेल्स के साथ ताकि इंजरी ना हो, ठीक है। सीजर के दौरान हमने पेशेंट की बाजू या टांगे या कोई भी बॉडी पार्ट को रिस्ट्रेन नहीं करना हमने इस कंडीशन में, ठीक है। पेशेंट के मुंह में जो है वो एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एयरवे नहीं डालना एक्टिव सीजर में। सीजर से पहले डाल सकते हैं, अगर आपको पेशेंट कोई रिस्क पे है तो उसमें जो है वो पहले डाला जा सकता है एयरवे, या बाद में अगर सीजर रिजॉल्व हो गया है और आपको लग रहा है कि पेशेंट का एयरवे कंप्रोमाइज हो रहा है तो आप ओरल एयरवे डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग सीजर हमने नहीं डालना। तो इस पे एमसीक्यू बनाता है कि ड्यूरिंग जब भी सीजर का एमसीक्यूज आएगा तो आपने ये गौर से पढ़ना है कि सीजर एक्टिव स्टेट में चल रहा है या पेशेंट को सीजर होके खत्म हो गया है। ये चीज आपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करनी है उस पे उस स्टेटमेंट में से जो एमसीक्यूज आपका आएगा। पोस्ट सीजर जो है वो आप सारे इंटरवेंशन करते हो, ड्यूरिंग सीजर आप सिर्फ
क्या करते हो, इंजरीज से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो कि पेशेंट को इंजरीज ना हो। अगर उसके सर के पास, बाजू के पास या आस पास कोई भी जो है वो टेबल है, फैन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट है, उसको आप रिमूव करोगे, पेशेंट को आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, जब पेशेंट का सीजर खत्म हो जाएगा, एक्टिव सीजर खत्म हो गया, तो फिर आपने पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में कर देना होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि टंग फॉल नहीं होती। ठीक है, और जो है वो पेशेंट का एयर वे क्लियर रहता है। इवन सेक्रेशन के पीछे जो है वो गले में अकोमोडेट नहीं होती और ब्रीथिंग में या एयर वे कंप्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, डू नॉट रिस्ट्रेन और इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इन द माउथ, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ड्यूरिंग सीजर हम ये काम भी कर सकते हैं कि लूज कर सकते हैं या लूजन कर सकते हैं क्लॉथिंग। ठीक है, अगर उसके बटन ऊपर तक बंद है तो हम उसका एक बटन खोल सकते हैं शर्ट का, ताकि उसका गला ना दबे उसके सीजर के दौरान। ठीक है, तो ये लूज कर सकते हैं क्लॉथिंग को और इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड सक्शनिंग एज नीडेड। ठीक है, सक्शनिंग जो है ये भी हमें एक्टिव सीजर में नहीं करनी होती, सीजर के बाद करनी होती है जब सीजर रिजॉल्व हो जाता है। तो ये इस तरह से हमने सीजर्स को प्रिवेंट करना होता है। अच्छा नर्स, इसके अलावा हमने क्या करना है सीजर्स वाले पेशेंट में, तो सीजर हमने क्या करना है। ठीक है, ये तो सारी जो है वो ड्यूरिंग सीजर जो है वो हमने क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी वो हमने डिस्कस की है। पोस्ट सीजर हमने मेंटेन एयर वे एंड मॉनिटर वाइटल साइन। ठीक है, रीओरिएंटेड द चाइल्ड। ठीक है, अलाउ रेस्ट। ठीक है, ये करना होता है। डॉक्यूमेंट इवेंट। ठीक है, हमने टाइम नोट करना होता है ड्यूरिंग सीजर भी कि कितने टाइम के लिए सीजर हुआ था, उसको डॉक्यूमेंट करना होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक था या सिर्फ टॉनिक था या सिर्फ क्लोनिक था या एब्सेंट सीजर था, जो भी है कैटेगरी वो हमने आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट करनी होती है। असेस फॉर द इंजरीज एंड इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अगर उसको ड्यूरिंग सीजर कोई इंजरीज हुई है उसके लिए हमने उसको जो है वो असेस करना है। और इनकॉन्टिनेंस अगर हुई है, फीकल इनकॉन्टिनेंस या यूरिन इनकॉन्टिनेंस, वो भी हमने डॉक्यूमेंट करनी होती है और उसको पेशेंट को हाइजेनिक केयर देनी होती है। अच्छा जी, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन कौन कौन सी होती हैं जो कि हम सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। ठीक है, अच्छा दो चीजों पे ये भी एमसीक्यूज बनते हैं कि ड्यूरिंग सीजर हमने क्या मेडिकेशन देनी है एक्टिव स्टेज में। एक्टिव स्टेज में हमने हमेशा लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम या मेडाजोलाम, ये वाली जो सेडेटिव होती हैं ये देनी होती है। ये जो फिनेटोइन, वेल्पोरिक एसिड, ठीक है, कार्बामेज़ेपाइन, ठीक है, और लेविटिरा सिटाम जो है, जो कि लिरेस के नाम से हमारे पास आती है पाकिस्तान में, ये हमने सीजर्स की प्रिवेंशन के तौर पर देनी होती है कि पेशेंट को फ्यूचर में सीजर ना हो। ठीक है, कि कोई सीजर के रिस्क पे है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो होती है वो हमेशा ये वाली होती है। और एक्टिव स्टेज में हमने कौन सी देनी होती है, सेडेटिव्स देनी होती हैं, जिसमें हम हमारे पास जो पूरी ये बेंजोडायज़ेपाइन की फैमिली है उसमें से दे सकते हैं। मोस्ट सुटेबल जो होता है वो लोराज़ेपाम होता है, उसके अलावा जो है वो मेडाजोलाम या डायज़ेपाम भी दे सकते हैं हम। ठीक है, और उसके अलावा हमें क्या करना होता है, इसमें मेंटेन थेरेपेटिक लेवल, मॉनिटर पर साइड इफेक्ट करना होता है। एजुकेशन अबाउट एडहेरेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ अब्रप्ट विड्रॉल। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि कोई भी मेडिकेशन आपने अब्रप्टली जो है वो बंद नहीं करनी, मतलब स्टॉप कोई भी मेडिकेशन अगर करनी है तो टेपर डाउन करना है उसको। ठीक है, ये डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ आपने टेपर डाउन करना है। अगर उसने कहा है कि मेडिकेशन बंद करनी पड़ेगी आपकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आपने स्टॉप कर देनी है लेनी। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 mg पहले ले रहे थे तो अब आप 50 mg पे आओगे, फिर उसके बाद 30 mg पे, फिर 20 mg पे, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप खत्म करोगे उसको। अप्रोच मेडिकेशन स्टॉप करने से भी सीजर रीअकर हो सकते हैं। अच्छा, एनक्लिक्स का इन सारी चीजों में फोकस, इन दोनों टॉपिक में फोकस किस चीज पे कर रहा होता है कि जैसे कि हम हर टॉपिक में बात करते हैं, एनक्लिक्स जो है वो हमेशा फोकस करता है सेफ्टी पे और प्रिवेंशन पे। ठीक है, सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्टेप ऑफ द एनक्लिक्स जर्नी। ठीक है, तो सेफ्टी में जो है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की सेफ्टी में क्या होता है, प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, इस पे बन सकते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी, अगर मेनिंजाइटिस हो गया है तो मॉनिटरिंग या सेफ्टी पेशेंट की किस चीज में है, आईसीपी को मॉनिटर करो, रेज ना होने दो।
सीजर से प्रिवेंशन करो, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन करो। तो इस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। सीजर केयर में जो है वो सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब क्या, अगर कोई रिस्क पे है तो इस पे एमसीक्यू बनता है कि अगर कोई पेशेंट सीजर के रिस्क पे है तो एज ए नर्स व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप साइड रेल्स की और बेड की पैडिंग करोगे, ठीक है, ताकि इन सीजर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मेडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन सीजर होने के चांसेस फिर भी होते हैं। तो हमने प्रिवेंशन किससे करनी है, इंजरीज से करनी है, ये कॉम्प्लिकेशन से करनी है। तो इंजरीज किस तरह से प्रिवेंट होगी कि साइड रेल्स को हम पैड कर देंगे, ठीक है, उसके कुशंस रखेंगे, ठीक है। पैडिंग्स आती हैं यूएसए में या डेवलप कंट्रीज में, हमारे पास पाकिस्तान में अगर नहीं आती तो हम साइड रेल्स के साथ पिलो लगा देते होते हैं ताकि पेशेंट को जब भी सीजर हो तो वो डायरेक्टली उसकी लिम्स जो है वो हिट ना करें किसी भी हार्ड सरफेस के साथ, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। अच्छा, टिप क्या है इसमें सारे में, दोनों में, ऑलवेज प्रोटेक्ट एयरवे एंड प्रिवेंट इंजरीज फर्स्ट, ठीक है। एयरवे को ड्यूरिंग फेज जो है वो हमने ये पहले से प्रिवेंशन करके रखनी है, ठीक है। कौन सी, पैडिंग करके रखनी है या प्रिवेंटिव तौर पे इंजरी से प्रिवेंट करना है। और एयरवे अगर कंप्रोमाइज हो रहा है तो उसको किस तरह से हमने सक्शनिंग के थ्रू और जो है वो साइड लाइन पोजिशन करके उसको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज का। टाइम है आप लोगों के पास और एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं हम? सर नेक्स्ट वो लिंक आ गया क्लास का। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम।